हर बार जब मछुआरे एक व्हेल पकड़ते तो वे उसकी खोपड़ी के पीछे एक छोटा सा छेद कर देते। फिर सबसे दुबले क्रू मेंबर को उस छेद से रेंगते हुए व्हेल के दिमाग की गुहा में भेज देते। अंदर की बदबू इतनी भयानक होती थी कि आदमी वहीं रुक जाए, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता था। उसे दांत भींचकर अंदर तक जाना पड़ता और अपने हाथों से व्हेल के दिमाग की मोटी चिकनी चर्बी निकालनी पड़ती। इसके बाद क्रू उस शव को टुकड़ों में काटते और उबलते लोहे के बड़े कड़ाहों में डाल देते, जहाँ धीरे धीरे उस चर्बी को पिघलाकर व्हेल ऑयल बनाया जाता। एक ऐसा सामान जो सोने से भी ज्यादा कीमती था। इसी भारी मुनाफे ने अनगिनत व्हेल शिकारियों को एक खून खराबे वाली होर में धकेल दिया। उन दिनों हर साल हजारों व्हेल मार दी जाती थी और मैं इस पूरे बंदरगाह का सबसे मशहूर व्हेल शिकारी था। अपनी आखिरी यात्रा में मैं 1500 से ज्यादा बैरल व्हेल ऑयल लेकर लौटा और बंदरगाह का अब तक का शिकार रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेरे बॉस ने उस सौदे से बहुत पैसा कमाया और कसम खाकर कहा कि अगली यात्रा में मुझे कप्तान बना देगा। लेकिन हैरानी की बात यह कि जहाज के रवाना होने से ठीक पहले उसने आखिरी समय में फैसला बदल दिया और कप्तान की कुर्सी किसी बड़े व्हेल कारोबारी के बेटे को दे दी। और बात को और भी मजाकिया बनाने के लिए उस लड़के ने कभी समुद्र भी नहीं देखा था। मैं गुस्से से आग बबूला था और नौकरी छोड़ने ही वाला था, लेकिन मेरे लालची बॉस ने मेरे सामने एक सौदा रख दिया। अगर इस बार 2000 बैरल व्हेल ऑयल लेकर आओ तो वो मुझे अतिरिक्त 200 सोने के सिक्के देगा। 2000 बैरल किसी के लिए भी ये बहुत बड़ा लक्ष्य था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने सौदा मान लिया। पत्नी से विदा लेकर मैं जहाज पर चढ़ा और खुले समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन अपने सबसे पागल सपनों में भी मैंने नहीं सोचा था कि यह यात्रा हम सबको सीधे मौत के अंधेरे में ले जाएगी। मैथ्यू जहाज पर मेरे बाद सबसे अनुभवी व्हेल शिकारी था। बाकी ज्यादातर क्रू नए थे और सबसे छोटा लड़का, जिसे हम वाइटी कहते थे, सिर्फ 14 साल का था। ये उसका पहला समुद्री सफर था और वह उत्साह से भरा हुआ था। उसने कुछ आदमियों के गले में मछली की हड्डियों से बने लंबे लॉकेट देखे। एक क्रू मेंबर ने बताया कि वे व्हेल बैज हैं, सम्मान का निशान जो सिर्फ वही आदमी पहन सकता है जिसने अपने हाथों से व्हेल मारी हो। तभी मैं डेक पर आया। मेरी छाती पर 3 बैज लटक रहे थे। मैंने नए कप्तान से हाथ मिलाया, आदेश दिया और जहाज चल पड़ा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि मुसीबत आ गई। पाल की रस्सियां बुरी तरह उलझ गईं। हवा पर चलने वाले जहाज के लिए यह जानलेवा समस्या थी। अनुभवहीन कप्तान बस खड़ा रहा, बिल्कुल बेकार। मैं आगे बढ़ा, अपना कोट उतारा और मस्तूल पर ऐसे चढ़ गया जैसे यह काम 1000 बार कर चुका हूं। मैं पीछे झुका, चाकू घुमाया और उलझी हुई रस्सियां एक झटके में कट गईं। समस्या खत्म। इस छोटी सी घटना ने क्रू की नजर में मेरी इज्जत और बढ़ा दी और कप्तान की नाकामी और भी साफ दिखने लगी। उस रात खाने के समय उसने सबके सामने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। मेरे परिवार, मेरे पिता के अपराध और जेल की सजा पर ताने मारने लगा, सिर्फ अपनी हुकूमत जताने के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर क्रू के क्वार्टर की तरफ चला गया। वहाँ मौजूद हर आदमी मुझे देखकर खड़ा हो गया, सम्मान में। तभी मैंने वाइटी को एक कोने में झुका हुआ देखा, समुद्री बीमारी से बेहाल। मैं उसे डेक पर ले गया और बिना कुछ कहे उसे रेलिंग के पार लटका दिया। मुझे ऊपर खींच लो प्लीज। वह घबरा गया और उल्टी करके मेरे जूतों पर गिरा दी। लेकिन जब डर खत्म हुआ तो उसने महसूस किया उसकी समुद्री बीमारी गायब हो चुकी थी। अगली सुबह कप्तान ने मुझे क्रू को व्हेल शिकार की तकनीक सिखाते हुए पाया। माहौल हल्का और दोस्ताना था, लेकिन कप्तान जो मुझे नीचा दिखाना चाहता था अचानक चिल्लाया, मुख्य पाल उठाओ, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। समस्या यह थी कि ये पानी बेहद खतरनाक और अनिश्चित है। मैंने उसे बार बार चेतावनी दी, समझाया कि क्या क्या गलत हो सकता है, लेकिन कप्तान इतना गुस्से में था कि वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था।